हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स। हॉरिजन रिक्लेम इंडिया लिमिटेड गाइस एक आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ऑफ इन्होंने जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, परफॉर्मेंस कैसा रहा, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 12 को ओपन हुआ था और 16 जून मतलब कि आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 19 जून का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 98 टू 103 रुपीज का प्राइस बंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ट आईपीओ, 54 करोड़ का इशू साइज, 52.7 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। ग्रेड स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट है 17 जून का, 18 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 19% का। बिग एच एन आई 9.5, स्मॉल एच एन आई 4.7, रिटेल 33.2% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं जो कि 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.5 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच एन आई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.7 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एच एन आई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एच एन आई बिग एच एन आई में तो आपको अलॉटमेंट मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एच एन आई में ओनली 3 लॉट, बिग एच एन आई में ओनली 9 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। और गाइस सब्सक्रिप्शन तो ओवर हो चुका है, 5 टाइम्स क्रॉस कर चुका है, तो इसलिए जब आप जितना भी अप्लाई कीजिए स्मॉल एच एन आई बिग एच एन आई में आपको मिनिमम लॉट ही अलॉटमेंट होगा। और अगर हम बात करें गाइस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो 2 डेज सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग। हाँ, क्यूआईबी बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ, ओनली 8% का, 82.8 थाउजेंड शेयर्स का बीट किया, 85 लैक्स का। लेकिन गाइस कंपनी में बाकी कैटेगरी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब, जैसे बिग एच एन आई 144 टाइम सब्सक्राइबर, 5 लाख शेयर्स का ऑफर था, 7.2 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 741 करोड़ का सब्सक्राइबर। स्मॉल एच एन आई 131.6 टाइम सब्सक्राइबर, 2.5 लाख शेयर्स ऑफर था, 3.3 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 340 करोड़ का। रिटेल में 90.4 टाइम सब्सक्राइबर, 17.5 लाख शेयर्स का ऑफर था, 15.8 करोड़ शेयर्स का सब्सक्राइब किया गया, 1631 करोड़ का बीट किया। और गाइज हर एक कैटेगरीज क्यूआईबी के अलावा हर एक कैटेगरीज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिला है। टोटल 75.2 टाइम सब्सक्राइबर, 35 लाख शेयर्स ऑफर था और 26.3 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 2713 करोड़ का, और 81,276 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। और गाइस कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, 2 डे सब्सक्रिप्शन देखा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जो जीएमपी है अगर देखा जाए तो उसका जीएमपी ट्रेड कर रहा है 57 रुपीज का जीएमपी देखने को मिल रहा है। 55% का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 160 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 68,400 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है 3 मेन कैटेगरीज में, जो कि B2B सेगमेंट में 3 मेन कैटेगरीज में, जिसमें फर्स्ट है नेचुरल रबर रिक्लेम, सेकंड है सिंथेटिक रबर रिक्लेम और थर्ड है क्रम रबर। इसका मतलब कि इस कैटेगरी में, मेन कैटेगरी में रिक्लेम रबर ऑफर कर रही है जो कि इसका मैन्युफैक्चर करता है और इसमें इंगेज है कंपनी। अगर हम बात करें कंपनी का फाइनेंशियल को लेकर तो टॉप एंड बॉटम लाइन में कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। टॉप लाइन में तो ग्रोथ है, बॉटम लाइन में अगर देखें तो वो भी ग्रोथ है, बट बॉटम लाइन में 25 से सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला, 7 करोड़ का, और 26 में 10.5 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि डाउट इसके पीयर्स पे के अकॉर्डिंग देखा जाए, पीयर्स कंपैरिजन करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्म किया, शानदार परफॉर्म किया, जो कि डाउट क्रिएट कर रहा है। प्लस सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रहा है, क्योंकि कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो इसमें है गाइस लीड रिक्लेम एंड रबर प्रोडक्ट्स, इसके अलावा डिफरेल टेक्नोलॉजी, अमीन जी रबर, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है जो कि सेम बिजनेस प्रोवाइड करती है। जैसे एसएमई कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, मेन बोर्ड है, बहुत सारी कंपनीज है। और अगर हम बात करें कंपनी का ऑब्जेक्टिव का तो वर्किंग कैपिटल के लिए फंडिंग करना चाहता है, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग से इसका रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है, एडिशनल प्लांट मशीनरी इंस्टॉलेशन करने के लिए कैपेक्स फंडिंग करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग करना चाहता है। रेशियोज ROE 53.6, ROCE 25.4, RONW 42.3, PAT मार्जिन 21.2, EBITDA मार्जिन 32.6% का, डेट टू इक्विटी 1.4 और PB 5.9, पी रेशियो 14 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग का प्री रेशियो 95.8%, मार्केट कैप 201 करोड़ का राउंड होगा। इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है एग्रेसिव, मतलब कि ओवरली प्राइस रखी गई है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है ओवरली प्राइस आईपीओ है। अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो कंपनी प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबल मटेरियल सेक्टर में ऑपरेट करता है और रिसाइकलिंग प्लास्टिक वेस्ट को रीयूजेबल रॉ मटेरियल्स में मतलब कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए इंगेज है। इसमें मतलब रीयूजेबल करने के लिए रॉ मटेरियल्स को इसमें इंगेज है।
और कंपनी का फोकस है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव्स पर, जो फोकस है इंक्रीज हो रहा है, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। रिसाइकल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड ग्रो कर रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इस रिसाइकलिंग एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज दोनों स्टैब्लिश कर चुका है, जिससे ऑपरेशनल एडवांटेज को क्रिएट करता है। और वेस्ट मैनेजमेंट रिसोर्स कंजर्वेशन, जो कि ESG ट्रेंड्स के साथ अलाइन किया गया, इससे सपोर्ट मिलता है। लेकिन वीकनेस की बात करें, बिजनेस परफॉर्मेंस डिपेंड करता है प्लास्टिक स्क्रैप रिसाइक्लेबल मटेरियल्स के कंसिस्टेंट अवेलेबिलिटी पर। प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्टेड हो सकता है रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट में फ्लक्चुएशन के द्वारा। स्केल रिलेटिवली बहुत ही स्मॉलर है अगर लार्ज रिसाइकलिंग और पॉलीमर कंपनी से कंपेयर करेंगे। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है कलेक्शन, इन्वेंट्री और प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स के कारण। इंडस्ट्रियल डिमांड पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है रिसाइकल्ड मटेरियल्स के लिए। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स और सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस के लिए। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स है रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करना, जिससे इंडस्ट्री ग्रोथ को सपोर्ट करता है। हायर वैल्यू रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे मार्जिन इंप्रूव कर सकता है। और रिसाइकल्ड मटेरियल्स का एडॉप्शन इंक्रीज हो रहा है FMCG, पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के द्वारा, जिससे कंपनी का एडवांटेज मिल रहा है। और कैपेसिटी को एक्सपैंड करना, न्यू ज्योग्राफिक मार्केट्स में एंटर करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग है ऑर्गेनाइज्ड रिसाइकलर्स और वर्जिन प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स से। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस में चेंजेस के कारण कॉम्प्लेक्स कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। क्रूड ऑयल प्राइसेस में वोलेटिलिटी के कारण रिसाइकल मटेरियल्स के लिए का कॉम्पिटिटिवनेस को अफेक्ट कर सकता है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन अगर होता है स्क्रैप कलेक्शन नेटवर्क्स में, तो प्रोडक्शन को इंपैक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण रिसाइकल प्रोडक्ट्स के लिए इंडस्ट्रियल डिमांड को रिड्यूस कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो लार्ज पॉलीमर एंड रिसाइकलिंग कंपनी से कंपेयर कर कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज अ स्पेशलाइज्ड प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड रिसोर्स रिकवरी कंपनी। अदर रिसाइकलिंग फर्म्स के अगेंस्ट देखा जाए तो कंपनी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, सोर्सिंग नेटवर्क और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर कम्पीट करता है। और इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमिक सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है रिसाइकल मटेरियल डिमांड, रेगुलेटरी सपोर्ट और इफिशिएंट वेस्ट और प्रोसेसिंग ऑपरेशंस पर। तो ओवरऑल अगर बात करें तो कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आप जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।